नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की थर्ड बुक और इसका 12वां चैप्टर है औपनिवेशिक शहर। इसमें हमने बात की थी कि औपनिवेशिक काल से पहले यानी मुगल काल के दौरान किन शहरों का प्रमुख स्थान था भारत में, उनका पतन किस प्रकार से हुआ, औपनिवेशिक काल में यूरोपियंस के द्वारा किन शहरों का विकास किया गया, उसमें रेलवे का क्या योगदान था। इसके अलावा हमने कुछ प्रमुख बंदरगाह शहरों की बात की और इसमें जैसा कि चैप्टर में बार बार आ रहा है मद्रास, कलकत्ता और बंबई की विशेष चर्चा है। तो इन्हीं तीन शहरों के बारे में हम खूब विस्तार से बात करेंगे कि इनमें कौन सी स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया, कैसे किस प्रकार से लोगों को बसाया गया, अंग्रेजों और भारतीयों के इलाके कैसे अलग अलग किए गए, वहाँ पर सफाई व्यवस्था वगैरह के लिए किस प्रकार की उन्होंने नीतियाँ बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बिल्कुल आसानी से आप समझ भी सकते हैं यदि आप थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनेंगे तो। चाहे आप 12वीं के विद्यार्थी हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के हो, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ बनेंगे। पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण। यद्यपि मद्रास, कलकत्ता और बंबई तीनों औपनिवेशिक शहर पहले के भारतीय कस्बों से और शहरों से अलग थे, लेकिन उनमें कुछ साझे तत्व थे, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी थी, उनके भीतर कुछ अनूठी बातें पैदा हो चुकी थी। इनकी जांच करने पर औपनिवेशिक शहरों के बारे में हमारी समझ में निश्चय ही इजाफा होगा यानी बढ़ोतरी होगी। वो क्या बातें थी अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। मद्रास में बसावट और पृथक्करण। सबसे पहले हम मद्रास की बात करेंगे। कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत के सुस्थापित बंदरगाह को बनाया था। तो 12वीं के विद्यार्थी कम से कम इतना जरूर ध्यान रखें कि कौन सा शहर पश्चिमी तट पर है, कौन सा पूर्वी तट पर है, ताकि मतलब सामान्य सा क्वेश्चन भी आपका कभी गलत ना हो। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि पहले सूरत था उनका प्रमुख केंद्र, वहां से उन्होंने फिर बंबई स्थानांतरित कर दिया था, क्योंकि 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने वो जो बंबई के द्वीप हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे और बाद में उन्होंने उन 7 टापुओं को जोड़कर बंबई का भी निर्माण किस प्रकार से किया, वो सारी बातें मैंने आपको बताई। बाद में वस्त्र उत्पादों की खोज में अंग्रेज व्यापारी पूर्वी तट पर जा पहुंचे, क्योंकि अभी जो आज का बांग्लादेश है, उसकी राजधानी ढाका है, उसके आसपास का जो पूरा इलाका था वो वस्त्र निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध था, तो वो वहां पर पहुंचे। 1639 में उन्होंने मद्रास पट्टम में एक व्यापारिक चौकी बनाई। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेनापट्टनम कहते थे। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि मद्रास पट्टनम को स्थानीय लोग क्या कहते थे, तो चेनापट्टनम। कंपनी ने वहां बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों और कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था। यानी वहां के जो सामंत थे, तेलुगु सामंत और कालाहस्ती के नायक, जैसे हमने देवराय द्वितीय वाला जो पढ़ा था हमने विजयनगर साम्राज्य वाला, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि नायकों की स्थिति आप लगभग सामंतों की तरह ही मान सकते हैं, जो अपने इलाके में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने वो अधिकार उनको बसने का दिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों वाली है, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दोनों को आपको है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए कंपनियों के इस प्रकार के नाम रखे गए। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता यानी उनका आपस में लड़ाई झगड़ा यूरोप में भी चलता था, फ्रांस का और ब्रिटेन का भारत में भी चल रहा है। इसके कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी, क्योंकि उनकी फ्रेंच के साथ लड़ाई थी, और अपने प्रतिनिधियों को ज्यादा राजनीतिक व प्रशासकीय जिम्मेदारियां सौंप दी अपने प्रतिनिधियों को, कि जहां पर भी उनकी व्यापारिक चौकियां हैं, जहां पर उन्होंने किलेबंदी की है, वहां पर ज्यादा शक्तियां उन्होंने अपने प्रशासकों को सौंपी हैं, ताकि वो उनकी रक्षा भी कर पाए और वहां पर व्यापार भी कर पाए। 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास और सुरक्षित हो गया। अब देखिए, कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, वैसे कर्नाटक नहीं कर्नाटिक था उस समय, वो आज का कर्नाटक हम अलग तरीके से स्पेलिंग उसकी लिखते हैं। कर्नाटक के 3 युद्ध 1746 से 63 के दौरान हुए। इसी दौरान आप देखेंगे कि यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध कहा जाता है, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चल रहा था, जो कि 1756 से 63 के बीच में हुआ, और कर्नाटक का आखिरी युद्ध भी इसी युद्ध के साथ ही समाप्त हुआ, आप मान सकते हैं। 22 जनवरी 1760 को यह कर्नाटक का तीसरा युद्ध चल रहा था, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक, और इस कर्नाटक के तीसरे युद्ध के दौरान ही एक लड़ाई होती है वांडीवाश नामक स्थान पर, जिसको आप वांडावासी कह सकते हैं, तमिलनाडु में आधुनिक उसका नाम है। तो वांडीवाश की लड़ाई हुई फ्रांस के बीच में और ब्रिटेन के बीच में। तो 22 जनवरी 1760 को इस लड़ाई में फ्रांसीसी हार जाते हैं, और उसके अगले साल 1761 में पांडिचेरी पर भी ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है, जो कि फ्रांसीसियों का एक प्रमुख स्थान हुआ करता था। तो इस प्रकार से लगभग अपने सारे स्थान फ्रांसीसी ब्रिटिशर्स के हाथों खो देते हैं, और यूरोप में उनका युद्ध चल ही रहा है, उसी का प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास को आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएंगे। फिर इसमें 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि, यूरोप में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक संधि होती है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, या ब्रिटेन कह सकते हैं, वैसे ब्रिटेन इंग्लैंड अलग अलग टर्म है,
लेकिन आप यहाँ साथ साथ 12th में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा एक वीडियो भी है कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड ये क्या चक्कर है इनका, उस पर एक छोटा सा वीडियो आप आसानी से वो देख सकते हैं, समझ जाएंगे। तो पेरिस की संधि के साथ फ्रांस और ब्रिटेन का ये जो 7 वर्षीय युद्ध है ये समाप्त होता है और भारत में भी इनकी लड़ाई समाप्त हो जाती है। तो 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास और सुरक्षित हो गया, क्योंकि अब इसके अकेले मालिक कौन बच गए? अंग्रेज। वह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। यहां अंग्रेजों का वर्चस्व और भारतीय व्यापारियों की कमतर हैसियत साफ दिखाई देती थी कि अंग्रेजों का वर्चस्व है और भारतीय व्यापारियों को उतना मुनाफा कमाने वाले काम अब नहीं मिलते हैं, क्योंकि व्यापार पर सारा कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। फोर्ट सेंट जॉर्ज, मैंने आपको तीनों किलों के बारे में बताया भी था। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास वाला किला, फोर्ट विलियम कलकत्ता वाला किला और फोर्ट मुंबई वाला किला, ही उसको फोर्ट मुंबई ही कहते हैं। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन का केंद्रक बन गया। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन भी मैंने आपको बताया। भारतीय जहां रहते थे वो ब्लैक टाउन, अंग्रेज जहां रहते थे वो व्हाइट टाउन, या यूरोपीय भी आप कह सकते हैं, सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं, और भी यूरोपीय रहे उनको व्हाइट टाउन कहा जाता था। जहां ज्यादातर यूरोपीय रहते थे। दीवारों और बुर्जों ने इसे एक खास किस्म की घेरेबंदी का रूप दे दिया था। इस किले की 4 दीवारी को इस प्रकार से मजबूत बनाया गया। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। धर्म होना चाहिए आपका ईसाई, रंग होना चाहिए आपका गोरा, इसकी ओर संकेत किया जा रहा है। कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाजत नहीं थी। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालियों को वहां रहने की छूट थी, क्योंकि वो भी क्या है? यूरोप के ईसाई हैं। प्रशासकीय और न्यायिक व्यवस्था की संरचना भी गोरों के पक्ष में थी कि इस प्रकार से प्रशासन में बड़े पद हैं वो अंग्रेजों को मिलेंगे, न्यायिक व्यवस्था में जज वगैरह है वो अंग्रेजों को मिलेंगे, उनके मुकदमों की सुनवाई का अधिकार भी अंग्रेजों के पास ही होगा, यूरोपियंस के पास ही होगा, किसी भारतीय जज को नहीं होगा। इस प्रकार की बातें आधुनिक भारत में आपने पढ़ी होंगी। हो सकता है कक्षा 12 के विद्यार्थियों को इतनी जानकारी नहीं हो और उनको इतनी जानकारी अभी करने की आवश्यकता भी नहीं है। संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी यूरोपीय लोग शासक थे। भारतीयों की बहुत संख्या थी, जबकि यूरोपीय तो काफी कम थे, लेकिन वो लोग शासक थे। मद्रास का विकास शहर में रहने वाले मुट्ठी भर गोरों की जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से किया जा रहा था। जो यूरोपीय लोग रह रहे हैं, जो गोरे लोग हैं, उनकी सुविधाओं के लिए उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शहर का विकास किया जा रहा था। शहर का विकास करते समय भारतीय लोगों का कोई उनके मन में ख्याल नहीं था कि उनको क्या सुविधा रहेगी, क्या असुविधा रहेगी, लेकिन यूरोपीय लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके इलाके बसे, इस पर ध्यान दिया जाता था। ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ। इस आबादी को भी सीधी कतारों में बसाया गया था, जो कि औपनिवेशिक शहरों की विशिष्टता थी, यानी सीधी कतारों में मकान बनाए गए। लेकिन 18वीं सदी के पहले दशक के मध्य उसे ढहा दिया गया। इसमें आप ये पहला दशक तो हटा दीजिए, चाहे 18वीं सदी के मध्य में, ये पहले दशक आप काट दीजिए। 18वीं सदी का मतलब हो गया 1701 से 1800 के बीच में। इसके मध्य में यानी 1750 के आसपास, लगभग 46-48 के आसपास इसको ढाया गया है। तो ये 18वीं सदी का मध्य है। उसका पहला दशक तो क्या होगा? देखिए, 18वीं सदी का पहला दशक 1701 से 1710 होगा। इसका मध्य तो लगभग 1705 के करीब होगा। तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये गलत दे रखा है। 18वीं सदी के मध्य में उसे ढहा दिया गया ताकि किले के चारों तरफ एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया जा सके। इसके बाद उत्तर की दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया गया। हम मद्रास की बात कर रहे हैं। इस बस्ती में बुनकरों, कारीगरों, बिचौलियों और दुभाषियों को रखा गया, जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आगे देखिए, ये नक्शा दे रखा है यहाँ पर। इस नक्शे को आप अपनी किताब में देखेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगा मद्रास का नक्शा। और नीचे दिया गया है यहाँ पर आपको ब्लैक टाउन का एक चित्र। देखिए, मद्रास का एक हिस्सा टॉमस और विलियम डेनियल द्वारा चित्रित ओरिएंटल सीनरी में प्रकाशित डेनियल के एक रेखा चित्र पर आधारित 1798 में पुराने ब्लैक टाउन को ढहाकर यह खुला मैदान तैयार किया गया था, जो आपको दिखाई दे रहा है। और मूल रूप से इसे गोलीबारी में सुविधा के लिए साफ किया गया था, ताकि किले पर हमला वगैरह हो तो ऐसी स्थिति में गोलीबारी आसानी से हो सके, क्योंकि उसके आसपास का इलाका अब खाली है। लेकिन बाद में हरे मैदान के रूप में इसे छोड़ दिया गया। क्षितिज पर आप वहां दूर देखिए, आप यहां पर विकसित होते हुए देखेंगे, दूर विकसित हो रहे नए ब्लैक टाउन की झलक देख सकते हैं, जिसको किले से काफी दूर बनाया गया, उसके आसपास का इलाका खाली रखने के लिए, ताकि आक्रमण की स्थिति में ठीक से गोलीबारी की जा सके। नया ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। वहां मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। जैसे चितांद्री पेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था,
वाशरमेनपेट में रंगसाज और धोबी रहते थे, जो कपड़ों को रंगने वाले और धोबी। रोयापुरम में ईसाई मल्लाह रहते थे, यानी नाव खेने वाले, और जो कंपनी के लिए काम करते थे। कौन? ये जो ईसाई मल्लाह है, रोयापुरम में रहते थे। मद्रास को बहुत सारे गांवों को मिलाकर विकसित किया गया था, यानी उस शहर को बसाने के लिए उसके आसपास के, पहले भी हमने देखा है 3 गांव तो वहां पर थे ही, गोविंदपुर, सुतनाती और कलिकाता, और फिर उसके आसपास के और गांव, जैसे जैसे शहर बड़ा होता गया उसके आसपास के और गांव उसके अंडर में आते गए। विविध समुदायों के लिए अवसरों और स्थानों का वहां पर प्रबंध था। नाना प्रकार के, यानी विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय आए और मद्रास में ही बस गए। दुबाश, जैसे मैंने आपको दुभाषिया तो पहले ही बताया था, जो मतलब दोनों तरफ की लैंग्वेज बता के ट्रांसलेट कर दे। ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे। वे एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज और गोरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, क्योंकि वो दोनों को उनकी लैंग्वेज समझा देते थे। वे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने से समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति उपस्थित नहीं स्थापित होती थी। जो दुभाषी हैं, एक तो उनकी, क्योंकि वो दुभाषी का काम करते हैं, अंग्रेजों के निकट रहते हैं, तो उनकी पहुंच का इस्तेमाल करके वो अपना व्यापार वगैरह करते हैं, पैसा कमाते हैं, और समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए या अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो मंदिर वगैरह या इस प्रकार के दान पुण्य के भी काम वो करते थे। पेठ, यहां पर देखिए, पेठ एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है बस्ती, जबकि पूरम शब्द गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में लगभग सारे वेल्लालर होते थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी जिसने ब्रिटिश शासन के कारण मिले नए मौकों का बढ़िया फायदा उठाया। तो 12th के विद्यार्थी जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं उन क्वेश्चंस को 1-1, 2-2 नंबर में ध्यान रखना। 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मण भी शासकीय महकमों में इसी तरह के पदों के लिए जोर लगाने लगे। तेलुगु कोमाटी समुदाय एक ताकतवर व्यवसायिक समूह था। यह व्यापारियों का एक समूह था, व्यवसाय करते थे ये, जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। 18वीं सदी से गुजराती बैंकर भी यहां मौजूद थे। पेरियार और वनियार गरीब कामगार वर्ग में ज्यादा थे। आरकोट के नवाब पास स्थित ट्रिप्लिकेन में जा बसे थे, क्योंकि वो मुस्लिम थे और ट्रिप्लिकेन में एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र था, इसलिए वो वहां पर जाकर बसे। इससे पहले माइलापुर और ट्रिप्लिकेन हिंदू धार्मिक केंद्र थे, जहां अनेक ब्राह्मणों को भरण पोषण मिलता था। सैंथोम और वहां का गिरजा, यानी वहां का जो चर्च है, रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। रोमन कैथोलिक, जैसे आप विश्व के इतिहास में यूरोप का इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहां पर जो रोम में जो चर्च था, अभी आप वेटिकन सिटी वहां पर बोल सकते हैं, रोम के अंदर ही वेटिकन सिटी है, तो वहां का जो ईसाई समुदाय है, जिसका लगभग पूरे यूरोप में प्रभाव था पहले, रोमन कैथोलिक। बाद में जब आप धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे जो यूरोप के देश हैं वहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स का प्रभाव बढ़ गया, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च वालों जो प्रक्रिया है उनको पूरी तरह नहीं मानते या पोप में अपनी आस्था नहीं रखते। तो वो एक विश्व इतिहास का विषय है। तो वहाँ पर एक रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था, कौन सा? सांथोम, और उसके आसपास को जो चर्च के आसपास का इलाका था। ये सभी बस्तियां मद्रास शहर का हिस्सा बन गई। इस प्रकार बहुत सारे गांवों को मिला लेने से मद्रास दूर तक फैली अल्प सघन आबादी वाला शहर बन गया। दूर दूर तक फैला था मद्रास, और सघन आबादी का मतलब तो होता है कि कम इलाके में बहुत ज़्यादा लोगों का रहना, और अल्प सघन का मतलब है उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, उतना ज़्यादा सघन वो वहाँ पर आबादी नहीं है। एरिया बड़ा है, आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी खुले खुले रह रहे हैं। इस बात पर यूरोपीय यात्रियों का भी ध्यान गया और सरकारी अफसरों ने भी उस पर टिप्पणी की। जैसे जैसे अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होती गई, यूरोपीय निवासी किले से बाहर जाने लगे, क्योंकि अब लोग भी उनसे धीरे धीरे डरने लगे। उनका भी आत्मविश्वास बढ़ गया कि अब हम यहाँ के शासक हैं, तो वो आसानी से भारतीय इलाकों में भी घूमने लगे। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी वो जाने लगे। गार्डन हाउसेज, बगीचों वाले मकान सबसे पहले माउंट रोड और पूनामाली रोड, इन 2 सड़कों पर बनने शुरू हुए मद्रास में। ये किले से छावनी तक जाने वाली सड़कें थी। इस दौरान संपन्न भारतीय भी अंग्रेजों की तरह रहने लगे थे, उनके जैसे ही मकान बनाने, उनके तरह ही आचार व्यवहार करने की कोशिशें। परिणाम स्वरूप मद्रास के इर्द गिर्द स्थित गांवों की जगह बहुत सारे नए उप शहरी इलाकों ने ले ली। बहुत सारे सबर्ब बन गए। सबर्ब पहले भी एक शब्द आया था इसमें, उप शहरी इलाके। तो वहां पर बहुत सारे लोग, भारतीय लोग भी बसने लगे। यह इसलिए संभव था क्योंकि संपन्न लोग परिवहन सुविधाओं की लागत वहन कर सकते थे। यानी मुख्य शहर में पहुंचने के लिए जो परिवहन सुविधाएं, जैसे ट्रोम गाड़ियां वगैरह मैंने आपको बताया, तांगे वगैरह तो चलते ही थे, तो वो उनको अफोर्ड कर सकते थे। यानी बाहरी इलाके से भी वो काम करने के लिए शहर के अंदरूनी इलाकों में आ सकते थे, तो परिवहन की लागत वो वहन कर सकते थे।
तो बाहर के इलाकों में वो बड़े मकान ले सकते थे, वहाँ पर बड़ी ज़मीनें ले सकते थे और आसानी से परिवहन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए दिन में अपने जो बाज़ार में या और जो उनके जो ऑफिस वगैरह हैं वहाँ पर वो आ सकते थे। गरीब लोग अपने काम की जगह से नज़दीक पड़ने वाले गाँवों में बस गए, क्योंकि उनके लिए परिवहन समेत सुविधाओं का जो खर्च उठाना वो मुश्किल होता था, तो वो वहीं बस जाते थे जहाँ जिस चीज़ की वहाँ पर फैक्ट्री हुआ करती थी उसके आसपास के इलाकों में बस जाते थे जहाँ पर वो काम करते थे, ताकि उनको काम के लिए ज़्यादा दूर न जाना पड़े। मद्रास के बढ़ते शहरीकरण का परिणाम यह था कि इन गांवों के बीच वाले इलाके शहर के भीतर आ गए। इस तरह मद्रास एक अर्ध ग्रामीण सा शहर दिखने लगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण इलाके उसके अंदर ही आ गए, बहुत सारे खेत वगैरह भी उसके अंदर आने लगे थे। एक देहाती शहर ये हम पढ़ लेते हैं। मद्रास के बारे में इंपीरियल गजेटियर 1908 में छपे इस अंश को पढ़िए। बेहतर यूरोपीय आवास परिसरों के बीच बनाए जाते हैं, जिससे उनकी छवि लगभग एक पार्क जैसी बन जाती है और इनके बीच तकरीबन गांवों की तर्ज पर चावल के खेत आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक टाउन और ट्रिप्लिकेन जैसी सबसे सघन और घनी आबादी वाली देसी बस्तियों में भी वैसी भीड़भाड़ नहीं दिखती जैसी बहुत सारी दूसरे शहरों में दिखाई देती है। जैसे कि हमने पिछले पेज पर ही पढ़ा था कि एक अल्प सघन आबादी वाला मद्रास शहर था, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़भाड़ नहीं थी। और जो कि मैंने आपको बताया कि बीच में इसमें बहुत सारे गांव भी उसके अंदर शामिल हो गए थे, तो बीच में इलाका ऐसा भी आता था कि बीच में खेत आ गए हैं, फिर आगे फिर शहर का कुछ विकास है, फिर बीच में खेत आ गए हैं, तो आपको बीच बीच में चावल के खेत भी वहाँ पर दिखाई दे जाते थे। तो ये मद्रास की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कलकत्ता की। कलकत्ता में नगर नियोजन। आधुनिक नगर नियोजन मतलब आप इंग्लिश में शब्द आपने पढ़ा होगा प्लानिंग, यानी किसी भी शहर को बसाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। भाई कहाँ पर मकान बनेंगे, कहाँ पर बाजार होंगे, कहाँ पर औद्योगिक केंद्र होंगे, कहाँ पर सड़कें निकाली जाएंगी, कहाँ से पाइपलाइन जाएगी, है ना। तो अब भी प्लानिंग होती है, पहले भी होती थी। तो आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहरों से हुई और ये आप नगर नियोजन आपने हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ा था, जो पहली बुक का पहला चैप्टर था। इस प्रक्रिया में भूमि उपयोग और भवन निर्माण के नियमन के जरिए शहर के स्वरूप को परिभाषित किया गया। भूमि उपयोग मतलब भूमि का किसके लिए उपयोग। जैसे आप शहरों में देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप शहरों में हर जगह कहीं पर आप मकान बना सकते हैं, कहीं दुकान बना सकते हैं, कहीं फैक्ट्री लगा सकते हैं। फैक्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया की अलग ज़मीन होती है, दुकानें बनाने के लिए कॉमर्शियल एरिया की अलग ज़मीन होती है और घर बनाने के लिए रेजिडेंशियल एरिया की अलग ज़मीन होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आप दुकानों वाली जगह पर मकान बना लें और मकानों वाली जगह पर दुकान बना लें या फैक्ट्री बना लें, ऐसा नहीं होता है। इसका एक मतलब यह था कि शहरों में लोगों के जीवन को सरकार ने नियंत्रित करना शुरू कर दिया, ताकि बाजार की अलग जगह हो जाए, फैक्ट्रियों की अलग जगह हो जाए और रहने के स्थान अलग हो जाए। इसके लिए एक योजना तैयार करना और पूरी शहरी परिधि का स्वरूप तैयार करना जरूरी था कि भाई शहर कितना बड़ा है, उसका नक्शा बनाना, उसमें हर चीज़ को देखना, फिर उसके हिसाब से कॉलोनियाँ मतलब उसमें प्लॉट वगैरह कट करना या दुकानों के लिए ज़मीनें आवंटित करना, जैसा अभी शहरों में होता है वैसा उस दौरान शुरू हो गया था। यह प्रक्रिया अक्सर इस सोच से प्रेरित होती थी कि शहर कैसा दिखना चाहिए और उसे कैसे विकसित किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखा जाता था कि विभिन्न स्थानों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। इस दृष्टि से विकास की सोच और विचारधारा प्रतिबिंबित होती थी और उसका क्रियान्वयन जमीन, उसके बासिंदों और संसाधनों पर नियंत्रण के जरिए किया जाता था। यानी सारी जमीन है वो उस इलाके की सरकार के अंडर में आ जाती थी। वहाँ के जो बाशिंदे हैं, मूल निवासी हैं, और वहाँ के जो संसाधन हैं उस पर नियंत्रण करके, यानी हर चीज़ को कंट्रोल करके उसका विकास करने की कोशिश की जाती थी। इसकी कई वजह थी कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में क्यों ले लिया था। एक फौरी वजह तो यह थी कि रक्षा उद्देश्य, यानी वो अपने तरीके से इलाके को विकसित करना चाहते थे। अपना जो इलाका है वो अलग चाहते थे, उसके आसपास की ज़मीनें वो खाली करना चाहते थे, ताकि उन पर जब भी आक्रमण हो तो ऐसी स्थिति में वो खुद का बचाव कर सकें और नुकसान कम से कम हो। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया। यह प्लासी के युद्ध 1757 से जस्ट पहले की बात है। और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे किले पर कब्जा कर लिया कलकत्ता के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब की संप्रभुता पर लगातार सवाल उठा रहे थे, क्योंकि वो नवाब को टैक्स चुकाए बिना व्यापार वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके बदले में और उसके जो विद्रोही हैं या जो जिसके साथ उनके टकराव चल रहे थे नवाब के साथ, ऐसे लोगों को वो शरण भी दे रहे थे, जो आप यदि बंगाल की वाली कहानी पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अंग्रेजों के ऊपर कलकत्ता में वहाँ जो उनकी फैक्ट्री थी उस पर आक्रमण कर दिया था। वे न तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे जो व्यापार करने के लिए, जो आयात निर्यात बाहर से वस्तुएं मंगाते थे उसके ऊपर, न ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। तो सिराजुद्दौला ने अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए कलकत्ता पर आक्रमण किया था 1756 में।
कुछ समय बाद 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, तो सिराजुद्दौला की हार हो गई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला किया जिस पर आसानी से हमला न किया जा सके। कलकत्ता को सुतनाती, कोलकाता और गोविंदपुर या कलिकाता कह सकते हैं इसको, कोलकाता तो अब आधुनिक नाम इसका कोलकाता ही है, इन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया। कंपनी ने इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुर गांव की जमीन को साफ करने के लिए वहां के व्यापारियों और बुनकरों को हटने का आदेश जारी कर दिया कि भाई यहां से जगह खाली करो। नवनिर्मित फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई, जिसे स्थानीय लोग मैदान या गारेर मठ कहने लगे थे। खाली मैदान रखने का मकसद यह था कि अगर दुश्मन की सेना किले की तरफ बढ़े तो उस पर किले से बेरोकटोक गोलीबारी की जा सके। हर जगह वो यही करते थे। किले के आसपास की जमीन को खाली रखने का मतलब यही था कि गोलीबारी की जा सके, दुश्मनों को नजदीक आने से पहले ही मार गिराया जा सके। ये देखिए किंग विलियम III, मैंने यहां भी मैं बता देता हूं, विलियम ऑफ ऑरेंज भी इनको कहा जाता था, इंग्लैंड के राजा। इनके नाम पर कलकत्ता की जो किलेबंद फैक्ट्री थी उसका नाम फोर्ट विलियम कर दिया गया था 1700 ईस्वी में। और 1700 ईस्वी में उसका पहला गवर्नर इन्हें बनाया सर चार्ल्स आयर को। ये सर चार्ल्स आयर वही थे जो कि जॉब चार्नोक के दामाद थे। जॉब चार्नोक जिन्होंने 1690 में सुतनाती में अंग्रेज कोठी की स्थापना की थी। उनकी व्यापारिक कोठी सबसे पहले जहां पर अंग्रेजों ने इस इलाके में बनाई वो जॉब चार्नोक ने बनवाई थी, सुतनाती के अंदर। गोविंदपुर, सुतनाती, कलिकाता, अभी हमने नाम देखे तीनों गांवों के। तो उस जॉब चार्नोक के ही दामाद थे सर चार्ल्स आयर, जो कि फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर बने थे। ये आपको याद रखना है। और इसका नाम जो फोर्ट विलियम, फोर्ट का मतलब किला, गढ़, तो इसके किसके नाम पर पड़ा है? ये राजा विलियम तृतीय के नाम पर पड़ा है, जिसको विलियम ऑफ ऑरेंज भी कहा जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, हालांकि 12th में आपको इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब अंग्रेजों को कलकत्ता में अपनी उपस्थिति स्थायी दिखाई देने लगी कि भई अब तो हम यहाँ पर जम गए हैं और लंबे समय तक अब हमें यहाँ पर रहना है और हम यहाँ के मालिक बन चुके हैं, तो वे फोर्ट से बाहर मैदान के किनारे पर भी आवासीय इमारतें बनाने लगे। कलकत्ता में अंग्रेजों की बस्तियां इसी तरह अस्तित्व में आनी शुरू हुई। फोर्ट के इर्द गिर्द की विशाल खुली जगह जो अभी भी मौजूद है, यहाँ की एक पहचान बन गई। यह कलकत्ता में नगर नियोजन की दृष्टि से पहला उल्लेखनीय काम था। जैसे मैंने आपको बताया तो बार बार आ ही रहा है और मैं कई बार बता भी चुका हूं आसपास की खाली जमीन का क्या महत्व था। कलकत्ता में नगर नियोजन का इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। यह इमारत अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक थी। भाई ये दिखाने के लिए कि हमारी सत्ता है और बड़े बड़े भवन अब हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं और लोग देखें तो भी उनको पता चले कि ये हमारे शासकों के हैं भवन है और हमारे शासक ब्रिटिशर्स हैं। कलकत्ता में आ जमने के बाद वेलेस्ली शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से की भीड़ भाड़, जरूरत से ज्यादा हरियाली, गंदे तालाबों, सड़ांध और निकासी की खस्ता हालत को देखकर परेशान हो उठा। अंग्रेजों को इन चीजों से इसलिए परेशानी थी क्योंकि उनका मानना था कि दलदली जमीन और ठहरे हुए पानी के तालाबों से जहरीली गैसें निकलती हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु को वैसे भी स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक मानते थे। उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब, जैसे आपने थोड़ी बहुत भूगोल यदि आपका विषय है तो आप जानते होंगे, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। आप पृथ्वी को पूरे 3 कटिबंधों में बांटकर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इस जलवायु को वो शक्ति का क्षय करने वाला मानते थे कि जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है इसके कारण शक्ति कम होती है, यानी मनुष्य की ताकत कम होती है। शहर को ज्यादा स्वास्थ्यपरक बनाने का एक तरीका यह ढूंढा गया कि शहर में खुले स्थान छोड़े जाए, यानी बीच बीच में पार्क वगैरह या ज्यादा खुली जगह छोड़ी जाए ताकि हवा आसानी से आ सके और साफ हवा मिल सके और बीमारियां कम फैलें। वेलेस्ली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया, कलकत्ता मिनट्स। ये भी आपको याद रखना है, 1803 में, यहां देखिए इस तरफ कलकत्ता मिनट्स, ये वेलेस्ली ने 1803 में जारी किया। और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया। बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और चर्म शोधन इकाइयों, जहां पर चमड़ा साफ किया जाता था, उनको या तो साफ किया गया या हटा दिया गया, यानी उनको हटा दिया गया शहर को थोड़ा खुला खुला बनाने के लिए। इसके बाद जन स्वास्थ्य एक ऐसा विचार बन गया जिसकी शहरों की सफाई और नगर नियोजन परियोजनाओं में बार बार दुहाई दी जाने लगी कि शहर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बीमारियां कम फैलें। उसके आधार पर शहरों की प्लानिंग होने लगी। वेलेस्ली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी ने 1817 में जारी रखा। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी।
यानी शहर में सुधार करने के लिए, उसकी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए पैसे की व्यवस्था लॉटरी बेस कर की जाती थी, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, लॉटरी कमेटी। इसका मतलब यह है कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों तक शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार की नहीं बल्कि संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी ही माना जाता था, जो इस इलाके में बसते थे, कि उनकी भी जिम्मेदारी है इस शहर को, इसको साफ सुथरा बनाने में या इसको ठीक तरीके से मैनेज करने में। लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नया नक्शा बनवाया। देखिए बड़ा क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के विद्यार्थी देखते हैं, तो कहीं पर देखिए किसी चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कहीं पर किसी में से 2 का आएगा। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि लॉटरी कमेटी का 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नया नक्शा बनवाया, जिससे कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके, पूरी तस्वीर सामने आ सके कि भी कलकत्ता में कहाँ कहाँ क्या है, कितना फैला हुआ है, कितनी जमीन है, कितनी खाली है, कितनी बसे हुए हैं लोग। कमेटी की प्रमुख गतिविधियों में शहर की हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी किनारे से अवैध कब्जे को हटाना शामिल था। यानी जिन जमीन के ऊपर लोग बसे हुए हैं लेकिन उनके पास कागजात नहीं है या उनका मालिकाना हक नहीं है, उनको हटाना। ऐसे कब्जों को क्या क्या कहा जाता है, अवैध। यानी जिसके नाम पर जमीन आवंटित नहीं है लेकिन वो वहां पर मकान बनाकर या अपना अस्थायी निवास बनाकर रह रहा है, तो उसको कब्जा कहा जाता है, अवैध कब्जा। शहर के भारतीय हिस्से को साफ सुथरा बनाने की मुहिम में कमेटी ने बहुत सारी झोपड़ियों को साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बीमारियां फैलाती हैं और मेहनतकश गरीबों को वहां से बाहर निकाल दिया। उन्हें कलकत्ता के बाहरी किनारे पर जगह दी गई। अगले कुछ दशकों में महामारी की आशंका से नगर नियोजन की अवधारणा को और बल मिला। 1817 में हैजा फैलने लगा और 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। प्लेग भारत के कई शहरों में फैला था, मुंबई वगैरह के आसपास भी खूब फैला था। तो इसके कारण और इस बात पर चर्चा होने लगी कि भाई शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए हमें इन गंदी बस्तियों को तो मिटाना होगा या और इनका नियमन करना होगा, इनको शहर से दूर बसाना होगा। इस प्रकार की कई कोशिशें की जाती थी। चिकित्सा विज्ञान अभी इन बीमारियों की वजह स्पष्ट नहीं कर पाया था। सरकार ने उस समय के स्वीकृत सिद्धांत जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है के अनुसार कार्रवाई की कि भी जीवन की परिस्थितियां, रहने की परिस्थितियां खराब हैं तो बीमारियां ज्यादा फैलेंगी। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की और इन सिद्धांतों का समर्थन करने वाले कुछ भारतीय भी थे। इस सोच को द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी कोवास जी जैसे शहर के जाने माने हिंदुस्तानियों का समर्थन हासिल था। यह भी पढ़ते समय याद रखें कि हम कलकत्ता की बात कर रहे हैं। उन लोगों का मानना था कि कलकत्ता को और ज्यादा स्वास्थ्यकर बनाना जरूरी है, यानी ये हेल्दी सिटी बने, बीमारियां कम फैलें। घनी आबादी वाले इलाकों को अस्वच्छ माना जाता था क्योंकि वहां सूरज की रोशनी सीधे नहीं आ पाती थी और हवा निकासी का इंतजाम नहीं था। इसलिए कामकाजी लोगों की झोंपड़ियों या बस्तियों को निशाना बनाया गया। उन्हें तेजी से हटाया जाने लगा। मजदूर, फेरी वाले, कारीगर और बेरोजगार यानी शहर के गरीबों को एक बार फिर दूर वाले इलाकों में ढकेल दिया गया ताकि शहर के बीच में से जगह खाली की जा सके। बार बार आग लगने से भी निर्माण नियमन में सख्ती की जरूरत दिखाई दे रही थी क्योंकि कच्ची झोंपड़ियां हैं, उनमें आग लग जाती थी। इसके कारण पूरे शहर में आग लगने का खतरा रहता था। तो उन्होंने कच्ची झोंपड़ियों मना कर दी कि जो घास फूस वाली जो झोंपड़ियां हैं ये अवैध घोषित कर दी कि ऐसी झोंपड़ियां 1836 में ये फैसला किया गया कि फूस की जो झोंपड़ियां हैं ये अवैध होंगी और मकानों में जो छत है उसमें ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। 19वीं सदी आते आते शहर में सरकारी दखलंदाजी और सख्त हो चुकी थी। वो जमाना लद चुका था जब नगर नियोजन को सरकार और निवासियों दोनों की साझा जिम्मेदारी माना जाता था, जैसे हमने लॉटरी कमेटी तक जाना। लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ रही है, सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। वित्त पोषण, फंडिंग यानी शहर के विकास के लिए पैसा सहित नगर नियोजन के सारे आयामों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। यानी अब पूरी जिम्मेवारी शहर के विकास की सरकार के पास। इस आधार पर और ज्यादा तेजी से झुग्गियों को हटाया जाने लगा और दूसरे इलाकों की कीमत पर ब्रिटिश आबादी वाले हिस्सों को तेजी से विकसित किया जाने लगा। स्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर के नए विभेद के सारे व्हाइट और ब्लैक टाउन वाले नस्ली विभाजन को और बल मिला। यानी उन्होंने पहले भी व्हाइट और ब्लैक में बंटा हुआ था, अब उन्होंने इस आधार पर उसमें और अंतर मान लिया कि भारतीय इलाके हैं वो अस्वास्थ्यकर हैं। वहां पर सफाई, वो हालांकि सफाई की व्यवस्था तो अंग्रेजों को खुद को करनी थी लेकिन वो नहीं करते थे। लेकिन वो साथ ही ये मानते थे कि इनको रहने का भी मतलब तरीका पता नहीं है या बहुत ज़्यादा गंदगी में रहते हैं। तो इस प्रकार से वो और थोड़ा सा उसको बल मिला इस अवधारणा को। नगर निगम में मौजूद भारतीय नुमाइंदों ने शहर के यूरोपीय आबादी वाले इलाकों के विकास पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिए जाने का विरोध किया कि भी सारा पैसा यूरोप वाले जहां पर रह रहे हैं, व्हाइट टाउन, वहां पर लगाया जा रहा है, जबकि भारतीय जो जिन इलाकों में रहते हैं उनके विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सरकारी नीतियों के विरुद्ध जनता के प्रतिरोध ने भारतीयों के भीतर उपनिवेशवाद विरोधी और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया कि ये उपनिवेशवादी लोग हैं जो दूसरे देशों से आए हैं, ये हमारा विकास नहीं चाहते हैं और सारा पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और हमें लूट
लूट रहे हैं, इस प्रकार की भावना, या अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने की इस प्रकार की भावनाएं उनके मन में धीरे धीरे आने लगी। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर देखिए चित्रों के आसपास बहुत सी जानकारियां वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला, अंग्रेज कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे शहरों को शानदार शाही राजधानियों में तब्दील करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो शासक हैं तो अपने लिए या अपनी जो इमारतें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी और विशाल बनाने लगे। उनकी सोच से ऐसा लगता था मानो शहरों की भव्यता से ही शाही सत्ता की ताकत प्रतिबिंबित होती है। वो ये दिखाने का प्रयास कि भी हम ताकतवर हैं, हम शासक हैं, ये हमारी बिल्डिंगें हैं जो कि काफ़ी अलग और काफ़ी बड़ी हैं सामान्य लोगों से या भारतीयों से। आधुनिक नगर नियोजन में ऐसी हर चीज को शामिल किया गया जिसके प्रति अंग्रेज अपनेपन का दावा करते थे। तर्क संगत क्रम व्यवस्था यानी लाइन से शहर को बसाना, उनका एकदम क्रम निर्धारित करना, सटीक क्रियान्वयन यानी जो जितनी जमीन आवंटित की गई है उसके अंदर ही निर्माण रहे, पश्चिमी सौंदर्यात्मक आदर्श यानी सुंदरता का भी प्रतीक क्या, जैसे यूरोप में, जैसे इंग्लैंड के लोग हैं तो इंग्लैंड में जिस इमारत को, जिस स्थापत्य शैली को, जिस आर्किटेक्ट को बढ़िया माना जाता था आर्किटेक्चर को, वैसी ही इमारतें यहाँ पर बनाई गई। शहरों को साफ और व्यवस्थित, नियोजित और सुंदर होना जरूरी था और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए। कलकत्ता की एक बस्ती का यहाँ पर चित्र दिया गया है, बंबई हम बाद में पढ़ेंगे, अब इससे पहले बहुत जानकारियां यहाँ पर रह गई जो हम देख लेते हैं। गोलीबारी के लिए जगह, कलकत्ता के लिए जो पैटर्न तैयार किया गया उसे बहुत सारे दूसरे शहरों में दोहराया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत सारे शहर विद्रोहियों के गढ़ बन गए थे। हमने 1857 का विद्रोह पढ़ा, राज और विद्रोह। विद्रोह के बाद अंग्रेज इन स्थानों को अपने लिए सुरक्षित बनाने लगे। उदाहरण के लिए उन्होंने दिल्ली में लाल किले पर कब्जा किया और वहां अपनी सेना तैनात कर दी। उन्होंने किले के नजदीक बनी इमारतों को साफ करके भारतीय मोहल्लों और किले के बीच काफी फासला बना दिया। इस कारगुजारी के पीछे, यानी ये जो कारनामा है उनका, उनके पीछे भी दलील वही थी जो 100 साल पहले कलकत्ता में दी गई थी कि अगर कभी शहर के लोग दोबारा फिरंगी राज के खिलाफ खड़े हो जाएं तो उन पर गोली चलाने के लिए खुली जगह जरूरी थी। ये बात मेरे हिसाब से मैं इस चैप्टर में बहुत बार आपको समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं कि ये चित्र दिया गया है गवर्नमेंट हाउस कलकत्ता, गवर्नर जनरल का निवास गवर्नमेंट हाउस, मैंने आपको बताया अभी किसने बनवाया था, जिसे वेलेस्ली ने ब्रिटिश राज की भव्यता के प्रतीक के रूप में बनवाया था। आगे चित्र दिया गया है एक कलकत्ता में चितपुर रोड की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ने वाला एक बाजार। शहर के स्थानीय समुदायों के लिए बाजार व्यावसायिक और सामाजिक दोनों तरह के विनिमय का स्थान था, यानी लोग सामान का भी आदान प्रदान करते थे, विचारों का भी आदान प्रदान करते थे। यूरोप के लोग बाजार को देखकर आकर्षित भी होते थे लेकिन उसे भीड़ भरा और गंदा भी मानते थे। तो ये यहाँ पर जानकारियां हैं। हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए ये देखिए यहाँ पर स्रोत 4 में जानकारी है। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि सामाजिक जीवन के सभी आयामों को नियंत्रित करने के लिए स्थायी और सार्वजनिक नियम बनाना जरूरी है। यहां तक कि निजी इमारतों और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण भी स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध मानक नियमों के अनुसार होना चाहिए, यानी नियमों के अनुसार उनका एक मानक स्टैंडर्ड तय हो जाना चाहिए। उसी के हिसाब से निर्माण सामग्री लगे, उसी के हिसाब से उनकी लंबाई चौड़ाई, जो चौड़ाई है या उनकी जो मोटाई है, वो सड़क का जो भी सामग्री है वो इसके एक स्टैंडर्ड के अनुसार बने और पहले उनके बारे में नीतियां बने, सब मतलब संहिताबद्ध हो जाए, उनका एक कोड बन जाए। वेलेस्ली ने कलकत्ता मिनट्स 1803 में लिखा था, यह सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है, मूलभूत उनकी जिम्मेदारी है कि इस विशाल शहर में सड़कों, नालियों और जलमार्गों में सुधार की एक समग्र व्यवस्था बनाकर तथा मकानों व सार्वजनिक भवनों के निर्माण व प्रसार के बारे में स्थायी नियम बनाकर और हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करके एक स्थायी नियम बनाकर यहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध करवाई, यानी हर चीज प्लान करके यहाँ पर शहर में विकसित की जाए। तो ये उन्होंने वहां पर 1803 की कलकत्ता मिनट्स में लिखा। यहां देखिए बस्ती के बारे में, बंगला और हिंदी। तो बस्ती का मतलब मूल रूप से मोहल्ला या बसावट हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस शब्द का अर्थ संकुचित कर दिया, यानी सीमित शब्द इस्तेमाल इसका हो गया कि भाई सोच उनकी होगी कि बस्ती का मतलब कच्ची बस्ती, यानी जो गरीबों की बस्ती, उसके लिए वो इस्तेमाल करने लगे। नहीं तो किसी भी मोहल्ले के लिए बस्ती शब्द का इस्तेमाल होता था और उसे गरीबों की कच्ची झोंपड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा बस्ती शब्द को। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश दस्तावेजों में बस्तियों को गंदी झोंपड़पट्टियों के रूप में ही पेश किया जाने लगा। तो ये यहाँ पर बदलाव आया है। लॉटरी कमेटी के सुधारों के बाद कलकत्ता में यूरोपीय टाउन का एक भाग, हालांकि ज़्यादा कुछ हमारे समझ में नहीं आएगा इतने छोटे स्वरूप में जब हम इसको देखेंगे। यदि आप विशाल परिसरों में यूरोपीय मकान देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये विशाल परिसरों में यूरोपीय मकान, मतलब इनमें जगह बहुत है, बीच में मकान और उसके आसपास मतलब वो बगीचा वगैरह विकसित करते थे, काफ़ी खुली जगह रखते थे।
और ये कलकत्ता की एक बस्ती दे ही रखी है। अब इसके बाद में बम्बई में भवन निर्माण, तो ये एक वीडियो तो ठीक ठाक लंबाई का हो गया है और बम्बई वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसकी जो स्थापत्य शैलियाँ हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बम्बई का जो टॉपिक है वो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। यदि आपको ये अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।